हेलो। हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो सुपर टेट आने वाले सुपर टेट पर और लेखपाल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस पर जो क्वेश्चन रखे गए हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आने वाले एग्जाम के लिए बनाए गए हैं। जो आने वाला सुपर टेट 2022 है आपका और लेखपाल का जो है एग्जाम की उसके पर टच में रखकर क्वेश्चन बनाए गए हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है फलीदार पौधों की जड़ों में क्या पाया जाता है? तो राइबोसियम बैक्टीरिया पाया जाता है। देखिए जो फलीदार पौधे होते हैं मतलब दलहनी पौधे जो होते हैं आपके, उस पर एक पौधा कीड़ा पाया जाता है जिसे हम राइबोसियम लेगुमिनोसेरम या बैक्टीरिया बोलते हैं। वो क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, क्योंकि पौधे क्या होते हैं डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं, तो उसे नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का काम कौन करता है? राइबोसियम बैक्टीरिया करता है। फिर उसे पौधे लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या पौधे नाइट्रोजन को डायरेक्ट या सीधे लेते हैं वातावरण से, तो इसका आंसर नहीं होगा, नहीं लेते हैं। क्या करते हैं, जो राइबोसियम कुल के जो कीड़े होते हैं क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं, फिर नाइट्रेट पौधे को देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पौधे जो फलीदार पौधे होते हैं उसमें राइबोसियम बैक्टीरिया लगा होता है। नाइट्रोजन उपलब्ध कराने हेतु अन्य जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। राइबोसियम है, एजोटोबैक्टर है आपका और एजोस्पिरियम है। परिवार के जो जीवाणु होते हैं वातावरण के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, इनकी उपस्थिति से भूमि में नाइट्रोजन युक्त पोषक तत्वों की वृद्धि होती है। ठीक है, तो इसका कारण यही है कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं और फिर पौधे नाइट्रेट को ग्रहण करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहता है आपका चंद्रयान 2 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के सिवान। ये अभी भी वर्तमान में है। ठीक है, तो चंद्रयान 2 जो है आपका लॉन्च किया चुका है, जिसमें आपका विक्रम लैंडर था। ठीक है, वर्तमान में यही अध्यक्ष हैं अभी भी। स्थापना जो हुई थी इसरो की 1969 में हुई थी। स्थापना इंपॉर्टेंट है इसरो की। मुख्यालय जो है इसरो का बंगलौर कहां पर पड़ता है? कर्नाटक में। अगर हम बात करें मुख्य प्रक्षेपित यान जो था पीएसएलवी जीएसएलवी। देखिए इसरो के पास पीएसएलवी यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जीएसएलवी जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, इसरो के पास यही दो व्हीकल यूज करता है। किसी भी अपने जो उपग्रह उसको सेंड करने के लिए यही लॉन्च व्हीकल का उपयोग करता है। अब जैसे चाइना के पास है और अमेरिका के पास है, फॉल्कन है, तो ये सारे अलग अलग देशों के हैं। ठीक है, चंद्रयान जो आपका 2019 में लॉन्च किया गया था और चंद्रमा पर उतर गया था, तो हालांकि पूरा सक्सेसफुल नहीं रहा है, लेकिन काफी परिप्रेक्ष्य में उसने डाटा एकत्रित किया था। अगला क्वेश्चन कहता है आपका श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के किस जिले में स्थित है? श्रीहरिकोटा की फेमस आपको पता होगा। श्रीहरिकोटा जो है वहां से इसरो जो है अपने सैटेलाइट को लॉन्च करता है, इसलिए वो फेमस है श्रीहरिकोटा। तो आंध्र प्रदेश जिले में स्थित है जो नेल्लौर में पड़ता है। ठीक है, श्रीहरिकोटा एक द्वीप में पड़ता है, थोड़ा समुद्र तट से दूर है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा पड़ता है, जहां से इसरो अपने व्हीकल को लॉन्च करता है सैटेलाइट से। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर स्थित है। देखिए पूर्वी तट, ये आपका आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर क्या स्थित है? श्रीहरिकोटा। ठीक है, श्रीहरिकोटा पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। देखिए श्रीहरिकोटा बंगाल की खाड़ी से अलग होता है। यहाँ पर बंगाली खाड़ी है आपकी, बंगाली खाड़ी है यहाँ पर क्या है पश्चिम में, यहाँ पर है अरब की खाड़ी। ठीक है, भारत के अगल बगल दो खाड़ियां हैं, एक बंगाली खाड़ी और एक अरब खाड़ी। तो बंगाली खाड़ी में आता है श्रीहरिकोटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है लूनी नदी किस पहाड़ी से निकलती है? अरावली की पहाड़ी से निकलती है। अरावली की पहाड़ी कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। देखिए ये आपका राजस्थान का एरिया है, ये आपका गुजरात का एरिया है, यहाँ का महाराष्ट्र है। तो राजस्थान में कौन सी नदी बहती है? लूनी नदी बहती है। और लूनी नदी जो बहती है ये बहते बहते समुद्र तक में जा पाती है और स्थल में ही विलुप्त हो जाती है। ठीक है, लूनी नदी जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। ये लूनी नदी क्या है? पश्चिम की तरफ बहती है, यानी डेल्टा कभी नहीं बनाएगी। भारत में जो भी नदियां पश्चिम की तरफ बहती हैं वो डेल्टा कभी नहीं बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। और जो पूर्व की तरफ बहती हैं वो कैसी नदियां होती हैं? वो डेल्टा निर्माण करती हैं। क्योंकि भारत में क्या है, पूर्व की तरफ जब बहती नदियां तो लॉन्ग डिस्टेंस तय करती हैं
जब लॉन्ग डिस्टेंस तय करती हैं तो उनके पास अवसाद आ जाता है, सेडिमेंट आ जाता है। जब सेडिमेंट आ जाता है तो पूर्व तरफ जब गिरती हैं तो अपना वो डेल्टा बनाती हैं, और जो पश्चिम तरफ नदियां बहती हैं, पश्चिम तरफ छोटा सा मार्ग तय करती हैं। इतने मार्ग तय करने में इनके पास सेडिमेंट नहीं रह पाता है। जब नहीं रह पाता है अवसाद एक भी, तो ये क्या बनाती है, डेल्टा नहीं बना पाती हैं, ये एस्चुरी निर्माण करती हैं। ठीक है, अन्य जो नदियां हैं पश्चिम तरफ गिरने वाली, ये माही है, नर्मदा है, ताप्ती है, साबरमती है। आप याद सकते हैं समानता, अगर नदियों का पश्चिम की तरफ गिरने वाली नदियां पूछ ले, साबरमती है, माही है, नर्मदा है, ताप्ती है। चार नदियां हैं, चारों नदियां इंपॉर्टेंट एग्जाम में आती हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है शरद अरविंद बोबडे के बाद भारत के नए जो सीजीआई हैं वो कौन बने? एन.वी. रमन्ना। ये करंट का क्वेश्चन है और 48वें नंबर के हैं। ठीक है, अगर आप पूछे कि जो हमारा भारत का जो उच्चतम न्यायालय है वो कहां पर स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है, यहीं पर ये बैठते हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय जो दिल्ली में है। कुल न्यायाधीश जो है यहाँ पर 34 हैं प्रेजेंट टाइम पर। 34 क्या होते हैं, एक मुख्य होता है और बाकी 33 क्या होते हैं, अन्य होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 134 के तहत स्थापना की जाती है किसकी, उच्चतम न्यायालय की। और अगर पूछे 214 के अंतर्गत तो आपका उच्च न्यायालय आता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होती है, जो इनकी नियुक्त की जाती है, जितने भी उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश होते हैं और मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन किस महीने प्रारंभ हुआ था? किस महीने प्रारंभ हुआ था? अगस्त। यहाँ पर आपसे सन नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया है कि किस महीने प्रारंभ हुआ था। तो अगर सन पूछता तो 1942 था, लेकिन सन नहीं पूछा, सिर्फ महीना पूछा है। कह भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। इसी में महात्मा गांधी ने प्रमुख नारा दिया था, करो या मरो और भारत छोड़ो। ये आंदोलन किसने, ये जो प्रमुख नारे दिए थे ये गांधी जी ने दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप कहता है, पौधे की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? तो ये याद रखिएगा, ये सेलुलोज की बनी होती है। पौधे की जो कोशिका भित्ति सेल वॉल जो होती है, ये पौधे की जो सेल होती है उसमें पाई जाती है सेल वॉल, ये आपकी सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या होता है, ह्यूमन उसको पचा नहीं पाता है। अगर हम टमाटर की बात करें तो टमाटर की जो ऊपरी परत होती है ना, ये सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, ये ह्यूमन पचा नहीं पाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, नीला शहर की उपमा किससे दी गई है? जोधपुर। कहां पड़ता है? राजस्थान पे। अगर हम कुछ और जो इंपॉर्टेंट है वो बात करें, क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहते हैं? पुणे। मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? केरल को। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? जमशेदपुर। भारत का प्रवेश द्वार? मुंबई। डायमंड हार्बर? कोलकाता को। बुनकरों का शहर? पानीपत को। ईश्वर का निवास स्थान? प्रयाग को। और 7 टापुओं का नगर? मुंबई को कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। ये करंट का क्वेश्चन है। फिक्की के जो नए जो प्रमुख बनाए गए हैं उनका नाम आपको बताना है कमेंट के माध्यम से। ये करंट का क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है, इनके जो अध्यक्ष हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? द फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। संस्थापक कर्ता जो तो आप कहते हैं पुरुषोत्तम ठाकुर दास और घनश्याम दास बिरला, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, फिक्की का काम क्या होता है? जो व्यापार होता है, व्यापार को संतुलित करना, व्यापार को बढ़ाना, ये काम होता है फिक्की का। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कहता है, निम्न में से किसमें केसीन प्रोटीन पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? दूध। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो केसीन प्रोटीन कहां पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। दूध प्रोटीन, कैल्शियम और राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 युक्त होता है। देखिए, पहले दूध को सभी खाद्य पदार्थों से युक्त माना जाता था, मतलब दूध में हर प्रकार की जो एनर्जेटिक चीज है वो उपस्थित मानी जाती थी, लेकिन अब नहीं माना जाता क्योंकि दूध में सभी प्रकार की चीजें उपस्थित नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा इसमें विटामिन A, B, K, E सहित
फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, आयोडीन है, व कई खनिज और वसा भी मौजूद होती हैं। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विटामिन ए, डी, के, ई मौजूद है इसमें, लेकिन सभी प्रकार के विटामिन मौजूद नहीं है। इसीलिए दूध को अब प्रमुख खाद्य पदार्थ नहीं माना जाता है, लेकिन दूध क्या होता है, दूध में सभी प्रकार के प्रोटीन और एनर्जेटिक चीजें उपस्थित जरूर होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है आपका, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। ठीक है, प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था, अंग्रेज और मुगल शासकों के बीच युद्ध हुआ था। कब्जा कर रहे थे मुगल जो थे वो हार गए थे अंग्रेजों से। अंग्रेज लोग मुगल को पूरा साफ करना चाहते थे, इसी कारण युद्ध हुआ था। प्लासी युद्ध जो हुआ था 23 जून, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 23 जून 1757 को हुआ था। मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील जो दूर है नादिया जिले के पास गंगा नदी तट पर हुआ था। अगर पूछा जाए कि जो प्लासी का युद्ध था किस नदी किनारे हुआ था, तो गंगा नदी के किनारे हुआ था। इसी में एक इंपॉर्टेंट है आपका बक्सर का युद्ध, इसी से रिलेटेड करता है। इस युद्ध के होने के बाद जब अंग्रेज हार गए थे तो बक्सर का युद्ध लड़े, और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। उन्होंने फिर मुगल को हराना शुरू कर दिया था। इसी तो अगर पूछा जाए जो अंग्रेजों ने शुरुआत की भारत में कब्जा करने की, तो किस युद्ध से शुरुआत की, तो प्लासी का युद्ध नहीं मानेंगे, बक्सर का युद्ध मानेंगे, क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद ही अंग्रेज जीते हैं और तभी से फिर वो कब्जा करना शुरू किए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? जोधपुर। देखिए जो रेलवे के मुख्यालय हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे उत्तर प्रदेश से पूछ लेता है तो इंपॉर्टेंट है, उत्तर से पूछ लेता है, दक्षिण में पूछ लेता है, पूर्वोत्तर में पूछ लेता है, तो इसमें मुख्यालय इंपॉर्टेंट है। तो भारत की जो रेलवे है वो कई जोन में बटा हुआ है। इस समय टोटल जो 18 जोन हो गए। ठीक है, अभी एक नया बन गया है और 73 डिवीजन है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि कितने भारत में जोन है। तो 18 भारत में जोन है वर्तमान में। जो 2019 को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आंध्र प्रदेश में एक नया जोन का निर्माण कर दिया है, इसलिए पहले 17 थे अब 18 जोन हो गए। ठीक है, जिसे ये नाम दिया गया है दक्षिणी तट रेलवे, ये नाम दिया गया है, और यही देश का 18वां रेलवे जोन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, दुर्गेश नंदिनी बुक के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये एक दो बुक भी पूछता है एग्जाम में कि इस बुक के राइटर कौन है, उस बुक के राइटर कौन है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हुई हैं, एक राइटर आप याद कर लीजिएगा। कहता है अभिज्ञान शकुंतलम, ये महाकवि कालिदास की पुस्तक है। एज यू लाइक इट ये विलियम शेक्सपियर की है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की है। आनंदमठ बंकिम चंद्र चटर्जी की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये महात्मा गांधी की है। प्रिंस मैकियावेली की वेल्थ ऑफ नेशन ये किसकी? एडम स्मिथ की है। ये प्रमुख पुस्तकें हैं जो एग्जाम में आई हुई हैं और एग्जाम में आने के चांस हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, ब्रह्म समाज की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने कहां पर की थी? देखिए कलकत्ता में की थी। ब्रह्म समाज एक ऐसा समाज था जो एकेश्वरवाद को मानता था। ठीक है, तो इसकी स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी, कलकत्ता में की थी और 1829 में की थी उन्होंने। ठीक है, ब्रह्म समाज की जो भारत एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था, ये भारत का पहला सामाजिक धार्मिक आंदोलन था मध्य के समय, मध्यकाल के समय। जब भी मध्यकाल समाप्त होता है और अंग्रेजों का पीरियड आने वाला होता है, जिससे बंगाल के पुनर्जागरण, अगर पूछा जाए आपका कि पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय ही इसका आंसर होगा। ठीक है, अतीत और भविष्य का सेतु किसे कहा जाता है, तो भी राजा राम मोहन राय ही होगा इसका आंसर। ठीक है, इसके प्रवर्तक जो राजा राम मोहन राय ने अपने समय के विशिष्ट समाज सुधारक थे, ये एक समाज सुधारक भी थे। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना यहाँ पर 1828 होगा राजा राम मोहन राय द्वारा, और द्वारका नाथ टैगोर ने, दोनों ने मिलकर की थी। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म, देखिए जब भी कोई समाज जब स्थापना करते हैं तो उस पर विखंडन तब आता है जब विचारों में मतभेद हो जाता है। कोई कहता है नहीं ये सही है, कोई कहता है नहीं ये सही है, तभी विखंडन हो जाता है। इस प्रकार जो ब्रह्म समाज में हुआ था, ब्रह्म समाज में आपका 2 बार विखंडन हुआ था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? भिन्न भिन्न धार्मिक आस्थाओं में बटी हुई जनता को एकजुट करना तथा समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करना, ये सब क्या था उद्देश्य? ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाती है, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है,
निम्न में कौन सा इनपुट डिवाइस है? देखिए यहाँ पर आपको आंसर लिखा हुआ है इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो माउस है। लेकिन आपको ऑप्शन दे दिया जाए माउस है, प्लॉटर है, प्रिंटर है, एलसीडी है, एलईडी है, ये ऑप्शन दे दी जाए तब आपको एक ऑप्शन चुनना होगा। तो यहाँ पर सीधा आंसर लिखा हुआ है कि माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। हमने बताया था कि इनपुट डिवाइस क्या होती हैं। जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं, अगर हम इसे सीपीयू मान लें तो जो डिवाइसेस सीपीयू को डाटा देती हैं वो क्या होगी, इनपुट डिवाइस होगी। ठीक है, और जो डिवाइसेस सीपीयू से डाटा लेती हैं वो कैसी होंगी, आउटपुट डिवाइस होंगी। अब देखिए अगर हम बात करें माउस की, तो माउस क्या करता है, सीपीयू डाटा देता है ना, हम बटन दबाते हैं तुरंत सीपीयू डाटा गया, कीबोर्ड दबाते हैं तुरंत सीपीयू का डाटा गया। तो ये कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। अगर हम प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर क्या करता है, सीपीयू डाटा लेता है, तो ये कैसी होगी, आउटपुट डिवाइस होगी। ठीक है, डिस्प्ले की अगर हम बात करें, ये भी सीपीयू डाटा होती है, डाटा लेती है, तो ये क्या होगी, ये भी आउटपुट डिवाइस होगी। तो जो डिवाइस सीपीयू डाटा देगी वो इनपुट डिवाइस, और जो सीपीयू डाटा लेगी वो कैसे होगी, आउटपुट डिवाइस होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अन्य इनपुट डिवाइसेस लिखी हुई जैसे कीबोर्ड है, आपका माउस है, वेबकैम यानी कैमरा है, स्कैनर है, ट्रैक बॉल है, और लाइट पेन है, और टच स्क्रीन है। ये क्या है आपकी, और डिजिटल कैमरा। ठीक है, ये क्या है, ये सब आपके इनपुट डिवाइस बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहता है इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। देखिए फिर आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया तो सीधी बात जो हमने बताया वही बात यहाँ पर दोहरानी पड़ेगी, तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं सीधे आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी है। अन्य मॉनिटर, जैसे हम एलईडी है, एलसीडी है, मॉनिटर है, ठीक है, ये सब के नाम से पुकारते हैं। प्रिंटर है आपका, ग्राफिक आउटपुट है, ग्राफिक आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर है, स्पीकर है, ये सब क्या है, ये सब आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं। ये सब क्या करती हैं, सीपीयू से डाटा लेती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा नेटवर्क सबसे ज्यादा क्षेत्र कवर करता है। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क। ये क्या करता है, पूरे विश्व में, अगर हम इसको पृथ्वी मान लें तो यहाँ अगर आपका इंडिया, यहाँ अमेरिका है, यहाँ आपका चाइना है, यहाँ आपका रूस है, यहाँ आपका ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ आपका ब्राजील है, तो इन सबको जोड़ने का काम कौन करता है, वैन करता है। ठीक है, लैन क्या करता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ये एक छोटे क्षेत्र को जोड़ता है। जैसे मान लीजिए आपकी पूरी कंपनी है, ये मान लीजिए आपकी एक कंपनी है HCL की, ठीक है, तो इसके अंदर जो क्षेत्र जुड़ा होगा, जितने कंप्यूटर रखे होंगे वो सब एक लैन केबल के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। मैन में क्या करता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी को जोड़ता है आपस में। पैन में क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, हमने एक रूम बनाया, रूम में ही हमने ब्लूटूथ से या वाईफाई से 3-4 डिवाइस कनेक्ट कर रखी हैं, वो हमारा क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है। कैन क्या होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क, इसमें हमारी यूनिवर्सिटी जो होती है, यूनिवर्सिटी में कैंपस होता है, उतने ही कैंपस में फैला रहता है आपका क्या, कैन। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म थे, इंपॉर्टेंट, इनमें से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर कौन सा नया गठबंधन या संगठन बनाया है, ये करंट का क्वेश्चन है। तो कौन कौन से देश है, पहले हमें ये पता होना चाहिए, इंडिया है आपका, जापान है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इन सभी ने मिलकर चाइना के परिप्रेक्ष्य में, चाइना के विरोध में एक ग्रुप बनाया है जिसे हम बोलते हैं क्वाड। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं, किसके विरुद्ध बनाया गया है। ये चतुर्भुज संरचना जो संवाद है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, अर्थात क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अनौपचारिक रणनीति वार्ता मंच है। यह मुक्त, खुले और संबंध भारत प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने और उनके समर्थन के लिए इनमें देशों के एक साथ बनाया गया। देखिए जो क्वाड बनाया गया, अगर मान लीजिए हम ये पृथ्वी मान लें, पृथ्वी पर यहाँ पर चाइना है हमारा, यहाँ पर हमारा भारत है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर जापान है, यहाँ पर अमेरिका है। तो चाइना जो है इस क्षेत्र में क्या होता है, कवर किए रहता है। ठीक है, और इस क्षेत्र में व्यापार अब बढ़ने लगा है, जिसके तहत अन्य देशों को प्रॉब्लम होने लगी है, वहां चाइना व्यापार करने नहीं देता है। तो इसी के लिए ये सब देखिए, आप डेवलपिंग कंट्री हैं जो डेवलप हो रहे हैं, अमेरिका डेवलप हो चुका है, लेकिन भारत है जैसा आपका डेवलप हो रहा है, ये बड़े बड़े देश हैं,
जिनके लिए प्रशांत महासागर का जो ये हिस्सा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इन सब ने मिलकर एक क्वाड ग्रुप बनाया है, इसके तहत ये अपने भी सामान को भेज पाएंगे और चाइना के विरोध में बात कर सकेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? हमें पता होगा, ये आप ट्रेन में टिकट बुक करते होंगे तो ये यहाँ पर जरूर जाते होंगे। तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे सेंटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म भी कभी-कभी पूछ लिए जाते हैं। ये भारतीय रेलवे की एक शाखा है, उसका गठन मुख्य रूप से पर्यटन सेवा देने के लिए किया गया। मतलब आप कहीं भी जाते हैं तो उस पर जाने के लिए आपको IRCTC से आपको टिकट बुक करना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है पीतल धातु किससे मिलकर बनी होती है? तो कॉपर और जिंक से मिलकर पीतल धातु का निर्माण किया जाता है। जो जर्मन सिल्वर है वो किससे मिलकर बनता है? आपका तांबा 55%, जस्ता 25% और निकेल 20%, इतने से मिलाने से आपको क्या बनता है? जर्मन सिल्वर। ठीक है, गन मेटल जिससे हम गन बनाते हैं, इसमें क्या होता है? तांबा 95 से 71% तक होता है, टिन क्या होता है? 0 से 11% तक होता है, सीसा, जस्ता तथा लोहा इतने प्रतिशत होता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, इंपॉर्टेंट सिर्फ आपका ये पीतल की धातु से मिलकर बना होता है। जो सोल्डर होता है आपका, जिसमें सीसा तथा टिन होता है। सोल्डर क्या होता है? जब हम टांका लगाते हैं, किसी चीज को जोड़ते हैं, टांका लगाते हैं, ठीक है, तो वहां आपका सोल्डर का यूज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है मंगोलिया किस महाद्वीप में आता है? तो आपको पहले ये पता होना चाहिए महाद्वीप कितने हैं। इसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से बताइए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, महाद्वीप की संख्या कितनी है? तो महाद्वीप जो है मंगोलिया जो आपका एशिया महाद्वीप में आता है, ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। ठीक है, इसी में आपका भारत आता है, इसी में आपका चीन आता है, इसी में आधा रूस आता है, तो इसलिए सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भी एशिया सबसे बड़ा विश्व का महाद्वीप है जनसंख्या की दृष्टि से भी। भारत भी एशिया का महाद्वीप का अंग है। अन्य देश जो आते हैं चीन है, आपका पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, बर्मा है, नेपाल है, इंडोनेशिया है, कजाकिस्तान है, सिंगापुर है, फिलीपींस, ये प्रमुख देश हैं। सऊदी अरब है, आपका ईरान है, इराक है, अफगानिस्तान है, ये सब क्या आते हैं देश? ये सब देश आपके एशिया महाद्वीप में ही आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कच्छ ऑफ रण, कच्छ का रण जो है किस देश से लगता है? देखिए कच्छ का रण जो है भारत में स्थित है, भारत और पाकिस्तान में स्थित है, तो किस देश से लगता है? सीधी सी बात है, पाकिस्तान से लगता होगा। अगर हम भारत के नक्शे में देखें तो ये हमारा भारत है, ठीक, कच्छ का रण आपको यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन देश लगा हुआ है? पाकिस्तान लगा हुआ है, ये आपका भारत है। तो कच्छ रण किस देश के बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में पड़ जाता है कच्छ रण। ठीक है, तो कच्छ रण जो एक दलदल एरिया है, दलदल एरिया है, आर्द्र भूमि है, जिस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो कच्छ का रण जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है आपका 7 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है रैम के बारे में कौन सा कथन गलत है? देखिए रैम के बारे में 4 ऑप्शन लिखे होंगे आपके पास और 4 ऑप्शन में एक कोई कथन गलत होगा। तो जो इसके बारे में सत्य कथन है वो जान लीजिए, बाकी फिर डिपेंड करता है पेपर के अकॉर्डिंग। तो जो रैम होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। किसी भी डिवाइस में आपकी एक स्टैटिक मेमोरी होती है और जैसे रैम होती है आपकी एक डायनेमिक मेमोरी होती है। जो रैम होती है और एक रोम होती है, रोम में रनिंग प्रोग्राम चलते हैं, अगर हम उस पर लाइट कट कर दें तो जो प्रोग्राम चल रहा होता है वो सब साफ हो जाता है। रोम में क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी, इस पर हम डाटा रखते हैं। अब अगर हम बिल्कुल सिंपल सी बात करते हैं, जब हम कोई गेम खेल रहे होते हैं ना तो कहाँ चल रहा होता है? रैम पर चल रहा होता है। जब हम किसी गेम को एक फाइल बनाकर रखते हैं ना तो कहाँ पर रखते हैं? रोम पर रखते हैं। हम अपने मोबाइल में जितनी फोटो है, वीडियो है, कोई क्लिप है, जो भी चीज सेव करके रखते हैं वो कहाँ रखते हैं? रोम पे रखते हैं। और जब कोई चीज चला रहे होते हैं, कोई गेम है खेल रहे हैं, हम कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं, कैमरा रन कर रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, तब वो चलता है रैम पर। ठीक है, जो भी रनिंग प्रोग्राम होगा फोन में वो क्या होगा? रैम पर चल रहा होगा। लेकिन जब भी कोई स्टोरेज में बनी हुई होगी, स्टोर करके हमने रखी हुई है, वो कहाँ पर रखते हैं? हम रोम पर। इसीलिए फोन में क्या होती है 4 GB रैम 8 GB रैम देते हैं, लेकिन रोम कितने देते हैं? 128 GB, 512 GB, 32 GB,
ये देते हैं रोम, क्योंकि इस पर हम स्टोरेज करते हैं, सेव करते हैं फाइलों को, ठीक है। तो रैम के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो सत्य क्या है? रैम की जो विशेषता है ये देख लीजिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। ये अल्पकालिक डिजिटल स्टोरेज है, मतलब अल्पकालिक। अगर आप फोन चला रहे हैं तो भी चलती रहेगी, लेकिन आपने बंद कर दी तो हट गई, फिर रैम से फिर वो चीज हट जाती है, ठीक है। रैम में रनिंग प्रोग्राम चलते हैं, जो भी आप प्रोग्राम चला रहे हैं वो रनिंग प्रोग्राम चलते हैं। इसमें डाटा स्टोरेज कर नहीं सकते हैं। देखिए डाटा स्टोरेज हम कहाँ करते हैं? रोम पर करेंगे, ठीक है। यह एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसको हम एनर्जी यानी लाइट ना दें तो अपना डाटा पूरा फॉरगेट यानी भुला देती है, ठीक है। तो वोलेटाइल मेमोरी है। अब देखिए इसमें अगर हम चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन गलत कर दें, अगर हम इसमें कह दें इसमें डाटा स्टोरेज करने की क्षमता होती है, तो ये ऑप्शन क्या होगा? गलत हो गया। अगर हम इसमें यही कर दें यह एक वोलेटाइल मेमोरी नहीं है, तो भी ये ऑप्शन गलत हो गया। तो डिपेंड करता है आपके लाइनों पर, विकल्प पर डिपेंड करता है। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, चारों सत्य है ये, ठीक है। इन्हें आप याद रखिएगा कि वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? रैम है। इसमें स्टोर हम कुछ भी नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है WTO के बारे में कौन सा कथन गलत है? वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया उसी प्रकार का, ठीक है। तो WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिससे पहले हम गैट के नाम से जानते थे, GATT, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड टैक्स। इसकी स्थापना जो हुई थी 1995 में हुई थी। पहले जो गैट था आपका, गैट स्थापना हुई थी, गैट को ही हमने बदल दिया 1995 में WTO में, ठीक है। इसका पहले नाम क्या था? गैट नाम था। इसमें जो सदस्य देश हैं 164 सदस्य देश हैं। गैट का काम क्या होता है? ऑल ओवर अर्थ पर किसी भी देश से एग्रीमेंट करना व्यापार के लिए, ताकि उसका वर्ल्ड ट्रेड किया जा सके, ठीक है। प्रमुख जो इसके जो प्रमुख है इस समय, एक महिला है, अफ्रीका की है, नागोजी ओंकोजो इवेला, ठीक है। ये महिला है और उसकी इस समय प्रमुख है वर्तमान में, ठीक है। मुख्यालय से कहां पर है? जिनेवा में है, ठीक है। जिनेवा की विश्व की राजधानी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजों का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के बाद कौन सी घटना घटी? देखिए भारत, ये भी ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में कौन कौन सी चीजें रखी गई। तो भारत छोड़ो आंदोलन हमें पता है 1942 में हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद जो प्रमुख घटनाएं घटती हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था 1947 में, 1965, 1971 में ये घटना घटी। 1999 में युद्ध हुआ था भारत से। चीन और भारत के बीच भी युद्ध हुआ था, 1962 में हुआ था, ठीक है। रेड क्लिफ जो लाइन है आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच है, 17 अगस्त 1947 को उसकी घोषणा की गई थी। तो ये जो प्रमुख घटनाएं हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, ये आपकी भारत छोड़ो आंदोलन के बाद हुई थी। अन्य भी घटनाएं हुई हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है ऑप्शन पर। ये आपकी प्रमुख घटना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अचार को खराब होने से बचाने के लिए किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है? आपने देखा होगा अचार जो होता है बहुत सालों तक रखा है तो खराब नहीं होता है। उसका रीजन क्या है? उसमें हम केमिकल एक मिला देते हैं, इसमें बोलते हैं सोडियम बेंजोइट अम्ल, ठीक है। अब हम देखें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो अम्ल जो पाए जाते हैं, जो सिरका होता है आपका, जो हम गन्ने से बनाते हैं, उसमें पाया जाता है आपका एसिटिक एसिड, सेब में मॉलिक एसिड, अंगूर में टार्टरिक एसिड। देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि अंगूर क्या होता है, लगता नहीं कि इसमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है, क्योंकि फल होता है ना एक प्रकार का ये, ठीक है। जबकि अंगूर में टार्टरिक एसिड, तो इमली में भी आपका टार्टरिक एसिड ही पाया जाता है। ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये दोनों कंफ्यूजन करते हैं। खट्टे जो फल होते हैं उसमें आपका साइट्रिक एसिड पाया जाता है, दूध और दही में लैक्टिक एसिड, बिच्छू की डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, और मूत्र में आपका यूरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है आपके। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून को विश्व साइकिल दिवस हम मनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है आपका आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा जवाहरलाल नेहरू ने किसे दी? देखिए जवाहरलाल नेहरू ने जो घाटी परियोजनाएं थी, नदी घाटी परियोजनाएं थी, उनको आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा दी थी। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने दी थी, क्योंकि इनसे बहुत सारी जगह पर सिंचाई होती थी, बहुत सारी नहरों को पानी जाता था, वहां पर कई जगह बाढ़ समस्याएं भी कम हुई पानी इकट्ठा करने से।
सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई और बहुत सारी जैसे प्लांट होते हैं उनको पानी की आवश्यकता होती है, उसकी समस्याएं भी कम हुई थी। इससे इस वीडियो में कहा था भारत के आधुनिक मंदिर की उपमा दी गई थी किसे, नदी घाटी परियोजनाओं को। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट नदी घाटी परियोजनाएं हैं, जैसे भाखड़ा नामक परियोजना है सतलुज नदी पर बनी हुई है, ठीक है। 4 राज्यों को इससे लाभान्वित होता है। व्यास परियोजना किस पर है, व्यास नदी पर है। दामोदर परियोजना ये दामोदर नदी पर है। दामोदर नदी कहाँ बहती है, पश्चिम बंगाल में बहती है, गंगा की सहायक नदी है। हीराकुंड परियोजना ये विश्व का सबसे लंबा बांध बना हुआ है यहाँ पर, जो महानदी पर उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कहता है स्वेज नहर में कौन सा जहाज फंसा हुआ था। अभी ये करंट का टॉपिक है, करंट में देखा होगा आपने, स्वेज नहर में एक जहाज फंसा रहा जिसे इसका नाम था एवरग्रीन, जो जापान का था। ये बहुत बड़ा जहाज था और कहां पर, स्वेज नहर में फंसा रहा। स्वेज नहर पर जो क्वेश्चन बनेंगे उनको आगे देखेंगे। स्वेज नहर जो है अफ्रीका और एशिया को अलग करती है। पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है कि स्वेज नहर जो है किस किस महाद्वीप को अलग करती है, तो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। देखिए ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है और ये आपका एशिया महाद्वीप है। तो जो ये अफ्रीका महाद्वीप है आपका और जो एशिया महाद्वीप है, यहाँ पर आपकी स्वेज कैनाल बनी हुई है, तो जो एशिया और अफ्रीका को अलग करती है। पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है। ये भूमध्य सागर को लाल सागर से अलग करती है। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है किस किस सागर को अलग करती है, तो भूमध्य सागर को और लाल सागर को ये अलग करती है। ये वर्तमान में मिस्र देश के अंडर में है। पहले इस पर ब्रिटेन ने कब्जा रहा है, ब्रिटेन इसे छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि यहाँ से उसे बहुत प्रॉफिट होती थी, लेकिन अब मिस्र के अंडर में है, मिस्र ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया है। इससे लगभग 6000 मील की दूरी को बचत हो जाती है। यह नहर आज 165 किलोमीटर लंबी है और 48 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी है। देखिए 6000 मीटर की दूरी कम हो जाती है क्योंकि जब ये कोई यात्री जो है अगर आता है ब्रिटेन से, तो उसे क्या होता है, पूरा अफ्रीका तय करना पड़ता है और ये दूरी तय न करने के पश्चात तो सीधे यहाँ से भूमध्य सागर में घुसकर ही लाल सागर में निकल आता है। तो इसलिए इसकी दूरी 6000 जो किलोमीटर है वो दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में कौन सा गलत है। देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, वही जो बेसिन है उसके बारे में चर्चा की गई है, कह रहा है कौन सा गलत है। तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है, तो हम इसकी जो सही चीजें हैं वो हम देख लेते हैं क्या क्या बारे में इसके बारे में सत्य हो सकती हैं। कहता है प्रमुख तत्व, उत्तरी भारत का मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना हुआ है। देखिए जो उत्तर भारत के जो मैदान है, क्षेत्र मैदान है, वहां पर जो निक्षेप से बना हुआ है, जितना भी समतल है, उत्तर प्रदेश है आपका, बिहार है, पश्चिम बंगाल, ये बिल्कुल समतल है, यहाँ पर बिल्कुल समतल भूमि पाई जाती है। तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के निक्षेप से ही बना हुआ है, बिल्कुल समतल मैदान बना हुआ है, ठीक है। दूसरा कहता है जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर है। जिस स्थान पर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल बसा हुआ है, जहाँ पर समतल मैदान पाया जाता है, उस पर इतना निक्षेप हुआ है कि वो लगभग 1 से 2000 मीटर डेप्थ तक है। इतनी पुराई गंगा और ब्रह्मपुत्र ने की है। अगला कहता है उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में बांट सकते हैं, भाभर, तराई और जलोढ़ मैदान, ठीक है। इन मैदानों को 3 भागों में बांटा गया है। जलोढ़ मैदान को आगे 2 भागों में बांटा गया है, खादर और बांगर। देखिए जब भी अगर हम भारत चर्चा करें, यहाँ पर हमारा हिमालय खड़ा हुआ है, ये हमारा हिमालय है। हिमालय के बाद आपका आता है भाबर प्रदेश, ठीक है, भाबर प्रदेश आता है। भाबर के बाद फिर आता है आपका तराई। भाबर में क्या होता है, जो नदियां आती हैं, जब ऊपर से नदियां बहकर आती हैं, यहाँ से मान लो नदियां निकली ऊपर से, तो क्या करती हैं, कंकड़ पत्थर, भारी भारी पत्थर लाती हैं और यहाँ पर जमा कर देती हैं, इकट्ठा कर देती हैं। तो पथरीला इलाका है वो, तो उसे हम बोलते हैं भाबर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद फिर आता तराई। जब नदियां ऊपर से नीचे गिरती हैं तो क्या होता है, फोर्स साथ गिरेंगी तो गड्ढा करेंगी, गड्ढा करने के बाद अपने वहां पर पत्थर जमा कर रही है, तो फिर वो विलुप्त जाती है प्रकार से, ठीक है। मान ली कोई नदी यहाँ से आ रही है पत्थर काटते काटते और यहाँ पर पत्थर जमा हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, वो विलुप्त हो जाती है। विलुप्त होने के बाद जब फिर आगे बढ़ती है तो फिर ये स्तर पर आ जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमको नदी दिखने लगती है। जब जहां पर हमें नदी दिखने लगती है वो स्तर कहलाता है तराई प्रदेश, ठीक है। तराई के बाद फिर जब आता है नदी का जो स्तर आता है वो फिर आता है जलोढ़।
जलोढ़ों को हम बांटते हैं दो भागों में, खादर और बांगर। जहां पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी जाता है और वहां पर खाद्य पदार्थ को इकट्ठा कर देता है, तो उसे बोलते हैं खादर प्रदेश। और बांगर प्रदेश उसे बोलते हैं जहां पर बाढ़ का पानी अब नहीं जाता है, पहले जाता था। ठीक है, तो बांगर क्या है, आपका सूखा प्रदेश टाइप का होता है। खादर क्या होता है, वहां पर खाद इकट्ठा रहती है, जिसके कारण वहां पर कृषि अच्छी खासी होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका कि बांबर, तराई, खादर, बांगर। अगर इनका क्रम पूछा जाए आपसे तो पहले आपका बांगर आएगा, भावर आएगा, फिर तराई आएगा, फिर बांगर आएगा, फिर नहीं, इसके बाद आपका आएगा खादर, फिर आपका आएगा बांगर। ठीक है, ये चारों आपके क्रम है। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी मिट्टी में सबसे ज्यादा नमी पाई जाती है? तो काली मिट्टी। देखिए भारत में 6 प्रकार की प्रमुख मिट्टियां पाई जाती हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा काली मिट्टी आपकी इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि काली मिट्टी में हम हर एक फसल उपजा सकते हैं। ठीक है, काली मिट्टी को रेंगण मिट्टी भी कहते हैं, ये दूसरा नाम इसका, ये एग्जाम में आया हुआ है। काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए अच्छी जानी जाती है, क्योंकि कपास के लिए नमी चाहिए रहती है हमेशा, इसीलिए कपास है, गन्ना है, इन फसलों को काली मिट्टी में अधिक से अधिक उगाया जा सकता है। और जो काली मिट्टी आपकी दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के लावा के क्षेत्र में पाई जाती थी। काली मिट्टी निर्माण कैसे होता है? भारत में ज्वालामुखी नहीं है, लेकिन फिर भी ज्वालामुखी निक्षेप पाए गए हैं। इनकी चर्चा हम ज्योग्राफी लेक्चर में करेंगे। तो जब जहां पर ज्वालामुखी निक्षेप पाए गए हैं, तो जब उसका क्षरण होता है तो उससे आपकी ज्वालामुखी मिट्टी यानी काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो काली मिट्टी निर्माण जो है आपका गुजरात है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश के एरिया में हुआ है। इसका निर्माण चट्टानों के दो वर्ग दक्कन ट्रैक पर और लवमय नीस और शिष्ट से हुआ है। क्योंकि इसका जो विस्तार होता है दक्कन ट्रैक पर हुआ है, दक्कन के पठार में फैला हुआ है। ठीक है, और जो नीस और शिष्ट हैं इनके विखंडन से हुआ है। इसमें स्वतः जोत वाली मिट्टी को भी कहा जाता है, क्योंकि ये सूखने पर फट जाती है। इसे स्वतः जोत वाली मिट्टी इसलिए कहते हैं कि जब ये सूखती है मिट्टी, जब ये सूख जाती है पानी से, तो क्या होता है ये मिट्टी फट जाती है, कटी फटी दिखाई देती है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं स्वतः जोत वाली मिट्टी। ठीक है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे कौन मंत्री परिषद में शामिल नहीं होता है? ये डिपेंड करता है ऑप्शन पर कौन कौन होगा। तो देखिए मंत्री परिषद में जो शामिल होते हैं आपके मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं और राज्य मंत्री होते हैं। अब वहां पर दे दे राज्यपाल दे दे या राष्ट्रपति दे दे ऑप्शन पर, तो वो ऑप्शन क्या होंगे? गलत होंगे। तो मंत्री में जो होते हैं मंत्री परिषद में, वो आपके मंत्री, उप मंत्री और राज्य मंत्री होते हैं। अगर पूछे मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल में मंत्री उसकी कोर कमेटी होती है। मंत्री शामिल, प्रधानमंत्री शामिल होगा या तो फिर मुख्यमंत्री शामिल होगा। ठीक है, अलग अलग होते हैं ना, राज्य का अलग होगा मंत्रिमंडल और केंद्र का मंत्रिमंडल अलग होगा। ठीक है, तो उसमें मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में डिफरेंट है। मंत्री परिषद में आपके ये सब तीनों आते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री या तो मुख्यमंत्री और भी कुछ सदस्य आते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद में वर्तमान में 77 मंत्री हैं, जिनमें लगभग 50% मंत्री नए हैं। ये आपकी करंट का चीज है, नॉलेज है, ये एग्जाम दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद के गठन के बारे में उल्लेख किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद का उल्लेख है। अनुच्छेद 75 में क्या है? प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है चंद्रयान 2 के बारे में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन गलत होगा आपका। चंद्रयान 2 जो है भारत का दूसरा चंद्र अन्वेषण अभियान था। चंद्रयान प्रथम को भारत ने पहले लॉन्च कर दिया था। यह आपका दूसरा मिशन था, जिसे इसरो ने GSLV 3 के द्वारा भेजा। इसमें से एक रोवर, एक लैंडर शामिल था। किसके द्वारा भेजा गया? GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। ठीक है, अपने भारत के पास दो ही बड़े व्हीकल हैं, GSLV और PSLV। PSLV का फुल क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा की हमने चर्चा भी की थी ना, कहां पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है श्रीहरिकोटा, वहां से इसने प्रक्षेपित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है केपलर की गति के नियम के बारे में कौन सा गलत है? इसे चुनें। देखिए केपलर गति का नियम क्या बताया था उसने?
कि जब कोई वस्तु होती है, जैसे मान लीजिए सूर्य है आपका, ये पृथ्वी है आपकी, ठीक है, जितना जो क्षेत्रफल तय करती है वो दूरी के अकॉर्डिंग करती है, ठीक है, जितना क्षेत्रफल इसका तय किया होगा उसने उतना क्षेत्रफल इसका होगा। ये केपलर के नियम में बताया गया है। कर इन्होंने ग्रहों का संबंधी नियम दिया गया था। ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, ठीक है, यही इसका प्रमुख नियम है। ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के कक्षीय अवधि का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। किसी ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध प्रमुख अक्ष के घन के सीधे अनुपात में है, ठीक है। इनका मुख्य नियम यही है आपका कि जब पृथ्वी है दूरी तय करती है, अगर दूर होगी तो उतना ही क्षेत्रफल तय करती है, जितनी जब पास होगी जितना क्षेत्रफल तय करेगी। दोनों क्षेत्रफल क्या होंगे? समान होंगे। अगला क्वेश्चन कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, बहुत इंपॉर्टेंट, के बारे में कौन सा गलत है? तो हमें सत्य कथन पता होना चाहिए। जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था 13 अप्रैल, डेट सही याद रखें, इंपॉर्टेंट है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बैसाखी का दिन था उस दिन। जनरल डायर ने क्या किया था? लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। उन्होंने सोचा था